शिक्षक मित्रों एवं सभी छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पीके वर्मा बायोलॉजी क्लासेज के पिछले सेशन में आपने अमीनो एसिड और प्रोटीन का अध्ययन किया। आज हम लोग प्रोटीन के एक विशेष प्रकार एंजाइम्स का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। इस चैप्टर को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोग एंजाइम के स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। आपने केमिस्ट्री के क्लासेज में पढ़ा है कि कोई रिएक्शन जो बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, लेबोरेटरी के सामान्य टेम्परेचर पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होता है। उसे बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, जो तापक्रम को कम कर देता है और प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। लेकिन केमिस्ट्री लैब में जिस उत्प्रेरक का आप उपयोग करेंगे वे कम से कम 500 डिग्री पर प्रतिक्रिया कराते हैं और वे सिर्फ शुद्ध केमिकल्स के बीच प्रतिक्रिया कराते हैं। अगर रिएक्टेंट में कोई अशुद्धि पाई जाती हो तो रिएक्शन कभी कभी रुक जाता है या खतरनाक हो जाता है। हमारे सेल के अंदर कई प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं और कई सारी प्रतिक्रियाएं साथ साथ होती रहती हैं। ऊपर से हमारे बॉडी का तापक्रम भी काफ़ी कम होता है। बर्ड में यह 40 डिग्री, मैमल्स में 37 डिग्री, अन्य एनिमल्स में 25 से 35 डिग्री के बीच, और जाड़े में जो बहुत सारे पौधे विकसित होते हैं उनमें फ्लावरिंग होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सीड्स बनने की क्रिया होती है, वह तो मात्र 8-10 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री और दिन में मैक्सिमम 20 डिग्री पर होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सेल के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली कैटलिस्ट होना चाहिए, जो सभी प्रतिक्रियाओं को बिना अन्य प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हुए बॉडी के तापक्रम पर करा दे। ऐसे कैटलिस्ट की कल्पना सबसे पहले किरचॉफ ने किया। बाद में जब लुईस पाश्चर ने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की खोज किया तो उन्होंने पाया कि ईस्ट की उपस्थिति में शुगर का कन्वर्सन इथेनॉल में होता है। निश्चित रूप से ईस्ट के सेल में ऐसे कैटलिस्ट या एंजाइम पाए जाते होंगे जो इस प्रतिक्रिया को पूरा कराते हैं। ग्लूकोज को पाइरूवेट में, फिर पाइरूवेट को इथेनॉल और CO2 में बदलने का काम ईस्ट के अंदर पाए जाने वाले कैटलिस्ट करते हैं। इसलिए कुन्हे ने 1876 में एंजाइम नाम का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है इनसाइड ईस्ट, ईस्ट के अंदर।
बाद में बकनर नाम के वैज्ञानिक ने ईस्ट का एक्सट्रैक्शन किया, ईस्ट को सुखाकर उसको पाउडर में बदल दिया, और तब भी उन्होंने पाया कि इसके अंदर एंजाइम की एक्टिविटी पाई जाती है, अर्थात यह ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल सकता है। तो उन्होंने ईस्ट एक्सट्रैक्ट का नाम जाइमेज रखा, लेकिन जाइमेज कोई एक एंजाइम नहीं है। जाइमेज में ईस्ट के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे एंजाइम हैं जो पूरे के पूरे ग्लाइकोलाइसिस नाम की प्रक्रिया को पूरा करता है, पाइरूवेट बनाता है, फिर पाइरूवेट का कन्वर्सन इथेनॉल में करता है। सबसे पहले सुंदर नाम के वैज्ञानिक ने 1926 में जैक बीन मील कैनाभालिया एनसिफॉर्मिस से यूरिएज नाम का एंजाइम शुद्ध रूप में प्राप्त किया। जब उन्होंने उसके केमिकल नेचर की जांच की तो उन्हें पता चला कि यह तो प्रोटीन का बना हुआ है। इसके बाद एक एक कर लगभग 5000 प्रकार के एंजाइम्स की खोज हुई, उनको शुद्ध रूप में अलग किया गया और पाया गया कि यह सब के सब प्रोटीन के बने हुए हैं। इस तरह से एक प्रिंसिपल की तरह यह तय हुआ कि एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। हालांकि ऐसे कई आरएनए मॉलिक्यूल हैं जो प्रो मैसेंजर आरएनए या प्री मैसेंजर आरएनए को एक्टिव आरएनए में बदलने का काम करते हैं। सबसे पहले टेट्राहाइमेना पाइरिफॉर्मिस में ऐसे कैटालाइटिक आरएनए की खोज हुई। बाद में ऐसे कैटालाइटिक आरएनए अनेकों अन्य स्पेसीज में भी मिलते चले गए, तो इन्हें आरएनए से बने होने के कारण राइबोजाइम नाम दिया गया। सिडनी अल्टमैन और थॉमस सेक ने इस पर काफ़ी काम किया, जिसके कारण उन्हें 1989 में नोबेल प्राइज मिला। अब हम लोग देखें कि एंजाइम की रचना क्या होती है। तो एंजाइम में एक पॉलीपेप्टाइड या कई सारे पॉलीपेप्टाइड शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक ऐसे पॉलीपेप्टाइड को एंजाइम का प्रोटीन सब यूनिट कहा जाता है। राइबोन्यूक्लियेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइसोजाइम इत्यादि में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड पाया जाता है। ये एक ही सब यूनिट के बने हुए हैं। लेकिन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज दो सब यूनिट के बने हैं, जबकि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एसिड फॉस्फेटेज और एस्टरेज एंजाइम 4-4 सब यूनिट के बने होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम 5 सब यूनिट और होलो एंजाइम 6 सब यूनिट का बना है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज 3 यह 7 सब यूनिट का बना होता है। इससे बड़े आकार के भी एंजाइम पाए जा सकते हैं। अब जब इन पॉलीपेप्टाइड्स का टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है तो एक्टिव होने के समय इनमें कुछ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी आकर जुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। तो अगर ऐसा कोई एंजाइम हो जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी है
तो उसके प्रोटीन वाले हिस्से को एपो एंजाइम और पूरी रचना को एपो एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप को जोड़कर होलो एंजाइम कहा जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम्स सेल्स से निकलते हैं वे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उन्हें प्रो एंजाइम कहा जाता है और उन्हें निकालने वाले सिक्रीटरी ग्रेन्यूल को जाइमोजेन ग्रेन्यूल कहा जाता है। इस प्रो एंजाइम में जैसे कि प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, इनमें पेप्टाइड का एक्स्ट्रा लेंथ होता है जो इसके क्रियाशील हिस्से को ढके रहता है। इसलिए इनको एक्टिवेट करने के लिए जैसे स्टमक में HCl के कारण और इंटेस्टाइन में एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा एक्स्ट्रा लेंथ को हटा दिया जाता है, जिससे एक्टिव एंजाइम का निर्माण होता है। आरएनए पॉलीमरेज में 5 पॉलीपेप्टाइड अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा, ये 5 पॉलीपेप्टाइड मिलकर कोर एंजाइम का निर्माण करते हैं। इसमें जब सिग्मा फैक्टर नाम का एक छठा पेप्टाइड जुड़ जाता है तो यह जीन के प्रोमोटर को पहचान पाता है, पहचान कर उस पर जुड़ता है और फिर ऑपरेटर को पार करते हुए सिस्ट्रॉन में पहुंचता है। जैसे ही आरएनए सिंथेसिस प्रारंभ होता है वैसे ही सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है। तो इस तरह सिर्फ कोर एंजाइम ही आरएनए का सिंथेसिस कराते हुए आगे बढ़ते जाता है। अब जब एंजाइम का टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, अलग अलग तरीके से पॉलीपेप्टाइड के विभिन्न हिस्से मुड़कर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसकी सतह पर कई सारे गड्ढे उभार बन जाते हैं। इनमें से कुछ गड्ढों के अंदर 5-7 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके अल्काइल ग्रुप्स प्रतिक्रिया करने वाले मॉलिक्यूल से आसानी से नॉन कोवैलेंटली जुट पाते हैं। इन गड्ढों का आकार कुछ ऐसा होता है कि प्रतिकारक आसानी से उन गड्ढों में समा जाए, उनके रिएक्टिव ग्रुप एक दूसरे के आसपास आ जाए, जिससे कि उनकी प्रतिक्रिया बिना रैंडम कॉलिजन के हो सके। तो ऐसे महत्वपूर्ण गड्ढों को एक्टिव साइट्स कहा जाता है। यहाँ प्रतिकारकों को रिएक्टेंट के बदले सबस्ट्रेट नाम दिया जाता है। तो इस सबस्ट्रेट में भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कहीं एल्डिहाइड, कहीं कीटोन, कहीं अल्कोहल ग्रुप है, कहीं एमाइन है, कहीं कार्बोक्सिल है। तो यह सब उस गड्ढों में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स के अल्काइल ग्रुप से टेम्पोररी बॉन्ड बनाते हैं। कहीं पर ये अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो कहीं इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। तो ये सारे गड्ढे रिएक्शन सेंटर कहलाते हैं। अब इन रिएक्शन सेंटर्स में एक प्रमुख गड्ढा है जिसमें कि मुख्य प्रतिकारक आकर जुड़ता है, तो उसे एक्टिव सेंटर या एक्टिव साइट कहते हैं। लेकिन उसकी सतह पर कई अन्य गड्ढे भी हो सकते हैं। इन्हें एलोस्टेरिक साइट्स कहा जाता है। ऐसे एंजाइम जिनमें
एलोस्टेरिक साइट्स पाए जाते हैं उन्हें एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी कहा जाता है। इनमें आकर एक्टिवेटर नाम के पदार्थ अक्सर जुड़ते हैं। इन एक्टिवेटर्स में अगर कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जुड़ता हो, कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे या मैंगनीज जैसे पदार्थ आकर जुड़ते हों तो उन्हें कोफैक्टर्स कहा जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई ऑर्गेनिक पदार्थ, मुख्य रूप से विटामिन कहलाने वाला पदार्थ आकर जुड़ता है तो उसे कोएंजाइम कहा जाता है। यह कोएंजाइम बहुत कॉमन चीज है क्योंकि विटामिन के नाम से आज आप कई सारे केमिकल्स को अपने भोजन में आवश्यक मानते हैं। फूड एडिटिव के रूप में आप उन्हें जानते हैं। यह कोई सिंपल प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है जो कि एंजाइम की रचना को मेंटेन करते हैं, बल्कि यह प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाने में मदद करते हैं और कई बार तो ये प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो चूंकि यह प्रोडक्ट बनाते हैं यानी कि यह खुद प्रतिक्रिया करने वाला एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसे पदार्थ है जो बाद में रिकवर होंगे तो इन्हें सेकेंड सबस्ट्रेट माना जाता है। एंजाइम्स आर कंसिडर्ड एज सेकेंड सबस्ट्रेट। अब हमारे विभिन्न प्रतिक्रियाओं में निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इनका उपयोग हो रहा है। ये NAD, NADP, FAD और FMN हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करते हैं। ये खुद रिड्यूस्ड हो जाते हैं और दो हाइड्रोजन को अपने साथ बांध लेते हैं। इनका उपयोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में काफ़ी अधिक होता है। लाइपोइक एसिड या लाइपोएट, थाइएमाइन पायरोफॉस्फेट और कोएंजाइम A, ये तीन कोएंजाइम पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम A के रूप में साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने में मदद करते हैं। इसलिए आप जब सेल रेस्पायरेशन पढ़ेंगे तो आप इन तीनों की चर्चा वहाँ पर करेंगे। यूबिक्विनोन यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पहले पाया जाता है। यह हाइड्रोजन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ता है। इसके अलावा पायरिडॉक्सल फॉस्फेट की भी चर्चा होगी। तो यह सब कुछ ऐसे प्रमुख कोएंजाइम्स हैं जो हमारे विभिन्न मेटाबॉलिज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अलावे कभी कभी हमारे सिस्टम में कुछ मेटेलिक आयंस, फ्लोराइड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो यदि एलोस्टेरिक साइट पर जुट जाए तो एंजाइम की रचना और क्रिया को डिस्टर्ब कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो इन्हें हम इनहिबिटर सब्सटेंस कहते हैं। आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, ये जो हायर एलिमेंट्स हैं, ये अक्सर एंजाइम इनहिबिटर का काम करते हैं। अब यहाँ आप दो डायग्राम देख रहे हैं। बाईं ओर का डायग्राम ध्यान से देखिए।
ऊपर एंजाइम है जिसका एक एक्टिव साइट है, बड़े से आकार का, लगभग गोल सा गड्ढा बना हुआ है। दूसरी ओर एक एलोस्टेरिक साइट है। अगर इस पर इनहिबिटर जुड़ जाता है तो एक्टिव साइट की रचना खराब हो जाती है, बदल जाती है। अब यह रचना बदलकर इतनी बुरी हो जाती है कि इसमें रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जुट ही नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में इनहिबिटर एंजाइम की क्रिया को होने से रोक दिया, प्रतिक्रिया को रोक दिया। लेकिन दूसरी ओर दाईं ओर देखिए कि एक्टिव साइट की रचना ऐसी नहीं है कि वह सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर सके। अब उसके एलोस्टेरिक साइट पर एक्टिवेटर नाम का पदार्थ जुड़ता है, तो उसके जुड़ते ही एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के रचना के अनुकूल हो जाता है और फिर प्रतिक्रिया को करा सकता है। तो एक्टिवेटर एक्टिव साइट को बनाता है और इनहिबिटर एक्टिव साइट को बिगाड़ता है। लेकिन दोनों के दोनों, चाहे एक्टिवेटर हो या इनहिबिटर हो, वह सीधे एक्टिव साइट से कोई मतलब नहीं रखते हैं। वे जब भी जुड़ते हैं तो एक डिफरेंट साइट पर जुड़ते हैं जिसको एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। अब किसी भी पॉलीपेप्टाइड की जो रचना है, जो उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर है, वो टेम्परेचर और पीएच पर निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ा देने से कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयोनिक बॉन्ड्स टूट जाते हैं। घटा देने पर भी हो सकता है कि वे बॉन्ड न बने, और बने तो ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाए। इसी तरह अलग अलग पीएच पर सॉल्यूशन या मीडियम का आयोनाइजेशन अलग अलग तरीके से होता है। तो पीएच परिवर्तन करने से टर्शियरी स्ट्रक्चर का आयोनिक बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक एंजाइम की एकदम प्रॉपर संरचना बने, उसकी मैक्सिमम क्रिया हो, इसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर और पीएच का होना जरूरी होता है। उसमें परिवर्तन अधिकांशतः टेम्पोररी होता है। अगर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा दें, पीएच काफ़ी बढ़ा दें या काफ़ी घटा दें तो हो सकता है एंजाइम अस्थायी रूप से खराब हो जाए। हमारी बॉडी में अधिकांश एंजाइम 7.5 pH के अराउंड काम करते हैं। यह प्रोटोप्लाज्म, ब्लड प्लाज्मा, बॉडी फ्लूइड इत्यादि का सामान्य पीएच है। इसलिए इस माइल्ड पीएच को फिजियोलॉजिकल पीएच भी कहा जाता है। हालांकि कुछ एक एंजाइम ऐसे हैं जो काफ़ी लो टेम्परेचर पर काम करते हैं, जैसे कि पेप्सिन, और कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो काफ़ी हाई पीएच पर काम करते हैं, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इस टेबल में देखिए, पेप्सिन 1.5 से 4.5 पीएच के बीच काम करता है। हालांकि इसका ऑप्टिमल पीएच 4.5 है। स्टमक में HCl के प्रेजेंस में यह काम कर रहा है। एसिड फॉस्फेटेज और एस्टरेज जो लाइसोसोमल एंजाइम है 4.8 पीएच पर काम करते हैं। सलाइवरी एमाइलेज, जिसे अल्फा एमाइलेज लिखा गया, कॉमन नेम टाइलिन है, यह 6.8 पीएच पर काम करता है। जबकि पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज
7.6 से 8 pH के बीच काम करता है। कैटेलेज, परऑक्सीडेज, ये सब 6.8 pH पर काम करते हैं। प्लांट में पाए जाने वाला बीटा एमाइलेज 7.6 पर, अल्कलाइन फॉस्फेटेज 9.0 पर और आर्जिनेज नाम का एंजाइम 9.5 pH पर काम करता है। तो कुछ एक ही एंजाइम ऐसे हैं जो कि लो pH पर या हाई pH पर काम करते हैं। अधिकांश एंजाइम 7.5, 7.6 pH पर काम करते हैं। अब एंजाइम की एक्टिविटी 37 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हैं एंजाइम एक्टिविटी कम होते जाती है और 10 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते यह अधिकांशतः इनएक्टिव हो जाते हैं। तो 10 डिग्री से अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाकर 2 गुना यानी 20 डिग्री कर दें तो एंजाइम एक्टिविटी 2 गुनी हो जाएगी। 20 से 30 डिग्री कर दें तो 4 गुनी हो जाएगी। 30 से 40 कर दें तो यह 8 गुनी नहीं होगी, क्योंकि 37 डिग्री के ऊपर अधिकांश एंजाइम डीनेचर होने लगते हैं और 40 से 50 डिग्री के बीच तो ये परमानेंटली डीनेचर्ड हो जाते हैं, ये परमानेंटली खराब हो जाते हैं। 37 डिग्री तक ही इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ पाता है। हालांकि कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर वाले थर्मल स्प्रिंग में गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं। ये 60-62 डिग्री पर सामान्य रूप से मिलते हैं, लेकिन थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया 90 डिग्री टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसके एंजाइम 90 डिग्री पर भी एक्टिव होते हैं। ऐसे ही एक बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज टाक पॉलीमरेज के नाम से जाना जाता है। थर्मस एक्वेटिकस का पॉलीमरेज टाक पॉलीमरेज, उसका उपयोग हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं। तो अपवाद हर जगह है। कोई एंजाइम 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर पर बर्फीले प्रदेश में भी काम करते हुए मिल सकता है। कई बैक्टीरिया, कई फंगस बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से एक निश्चित टेम्परेचर और पीएच मेंटेन रखने पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम पाई जाती है। अब यहाँ पर 3 ग्राफ लिए गए हैं। पहले ग्राफ में आपको टेम्परेचर का इफेक्ट दिखलाया गया है। आप देखिए 10 से लेकर 35 डिग्री तक लगातार रेट ऑफ रिएक्शन एकदम लीनियर फैशन में बढ़ते चला गया, लेकिन 37-40 पहुँचते पहुँचते ये डिक्लाइन करने लगता है और 50 डिग्री तक आते आते प्रतिक्रिया रुक जाती है। दूसरे ग्राफ में बी में पीएच का प्रभाव दिखलाया गया है। 0 से लेकर 7.5 तक पीएच बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन तेजी से बढ़ता है, लेकिन 7.5 या 7.6 के बाद ये डिक्लाइन करने लगता है और 10 पीएच आते आते रेट ऑफ रिएक्शन शून्य हो जाता है। नीचे के ग्राफ में बताया गया कि एंजाइम की अगर एक निश्चित मात्रा ली जाए और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए तो प्रारंभ में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन बाद में यह रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है। सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के बढ़ाने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह मैक्सिमम वेलोसिटी है
Vmax कहलाता है। एंजाइम के सारे मॉलिक्यूल इस समय प्रतिक्रिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए यह मैक्सिमम एक्टिविटी है। जब तक कोई एंजाइम रिसाइकिल नहीं होगा, अगला रिएक्शन नहीं होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन एकदम कांस्टेंट हो गया। अब इस ग्राफ में दिखलाया गया 3 अलग अलग रेंज के एंजाइम की एक्टिविटी। एसिड फॉस्फेटेज 4.8 pH पर मैक्सिमम वेलोसिटी रखता है। सलाइवरी एमाइलेज 6.8 पर और अल्कलाइन फॉस्फेटेज 9 pH पर मैक्सिमम एक्टिविटी रखता है। अब ये एंजाइम काम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एमिल फिशर ने समझाया कि एंजाइम की रचना एक निश्चित तरह के टर्शियरी स्ट्रक्चर के कारण चाबी के समान हो जाता है। जैसे चाबी के विभिन्न दांत ताले को खोलने में, ताले के लीवर को घुमाने में मददगार होते हैं। यदि चाबी के दांत में किसी एक को घिस कर छोटा कर दिया जाए तो ताला नहीं खुलता है। वैसे ही हर एक एंजाइम की रचना एकदम निश्चित होती है और यह रचना सबस्ट्रेट के साथ उसी तरह जुटने में मदद करती है जैसे कि ताले और चाबी का आपसी संबंध होता है। तो सबस्ट्रेट एंजाइम के इन ग्रुप्स में जाकर एकदम फिट कर जाती है। लेकिन इस तरह के मॉडल में एक गड़बड़ी है कि एंजाइम को एकदम फिक्स्ड स्ट्रक्चर वाला माना गया है। इसके मुताबिक एंजाइम की रचना में परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर 2 एक्टिव साइट थोड़ा दूर दूर हों और उन पर 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हों, तो फिर ये रिएक्टेंट एक दूसरे के आसपास कैसे आते हैं? फिर उनके रिएक्टिव ग्रुप एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आते हैं जिससे कि उनकी प्रतिक्रिया हो? तो यह आप देखिए लॉक एंड की मॉडल। इसमें आपको 2 रिएक्शन सेंटर्स दिखलाए गए हैं। इन दोनों की रचना 2 अलग अलग सबस्ट्रेट की रचना से एकदम फिट, एकदम टैली करती है। तो यहाँ समझाया गया कि ये दोनों एक्टिव साइट एक दूसरे के निकट हैं और इस तरह से बने हुए हैं कि जब 2 सबस्ट्रेट इसमें आकर के जुड़ते हैं तो उनके रिएक्टिव ग्रुप एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और उनके बीच प्रतिक्रिया हो जाती है। लेकिन बाद में कॉसलैंड नाम के वैज्ञानिक ने 1958 में इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया। उन्होंने समझाया कि जैसे ही एक रिएक्टेंट, एक सबस्ट्रेट अपने एक्शन सेंटर पर, रिएक्शन सेंटर पर आकर जुड़ता है, एंजाइम की रचना बदलती है। इसके कारण दूसरा एक्टिव सेंटर दूसरे सबस्ट्रेट को अपने आप से जोड़ लेता है और फिर इनके अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि उन दोनों मॉलिक्यूल्स के रिएक्टिव ग्रुप्स एक दूसरे से एकदम आसपास आकर सीधे टकराते हैं, सीधे संपर्क में आ जाते हैं जिससे कि उनके बीच बॉन्ड बन सके। तो इस मॉडल को इंड्यूस्ड फिट मॉडल नाम दिया गया। यह मॉडल सभी लोगों को बाद में पसंद आया। इस डायग्राम में देखिए, नीचे एंजाइम है, ऊपर 2 सबस्ट्रेट है। जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम में आकर जुड़ते हैं तो एंजाइम की रचना में थोड़ा परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण दोनों सबस्ट्रेट जुड़ पाते हैं और उनके रिएक्टिव ग्रुप्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। रिएक्शन के बाद जब कंपाउंड अलग हो जाता है तो एंजाइम की रचना पुनः
अपने वास्तविक रूप में लौट आती है। इसे एक दूसरे डायग्राम के थ्रू देखिए। यहाँ एक बड़ा सा सबस्ट्रेट है। इसे पकड़ने के लिए एंजाइम के कुछ हिस्से इसे घेरते हैं और घेरकर एंजाइम पर इस प्रकार से सटा लेते हैं, चिपका लेते हैं कि इन्हें आसानी से दो टुकड़ों में तोड़ा जा सके। तो प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 बनते हैं। तो एंजाइम के दो आर्म सी और डी, ए बी सी डी, ऐसे दो आर्म ए और डी एक आर्म और सी और डी, बी और सी दूसरा आर्म दिखलाया गया। ये दोनों आर्म सबस्ट्रेट से प्रतिक्रिया करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रतिक्रिया के समय एंजाइम अपनी रचना बदल देते हैं और प्रतिक्रिया के बाद यह अपने मूल रूप में वापस हो जाते हैं। तो इस तरह से एक एंजाइम दो सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ सकता है या यह एक सबस्ट्रेट को दो हिस्से में तोड़ सकता है। यह एक अन्य डायग्राम है। पहले के डायग्राम की तरह ही इसमें जटिल कंपाउंड है, इन्हें अपने पर लगा लिया गया और फिर तोड़कर दो सबस्ट्रेट में अलग अलग कर दिया गया। अब एंजाइम जिन प्रतिक्रियाओं को कराते हैं उन प्रतिक्रियाओं को 6 प्रकार में बांटा गया और उसी के आधार पर एंजाइम के भी 6 क्लासेज बनाए गए। पहला क्लास ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराने वाला है, इसलिए इसे ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम दिया गया। इसके नाम के साथ ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेज या पर ऑक्सीडेज लिखा रहता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटाथायोन ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज इत्यादि नाम लिखा जाता है। ये सभी के सभी एंजाइम सेल रेस्पायरेशन पढ़ते समय आपको मिलेंगे। दूसरा ग्रुप एंजाइम का है जो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कराता है। एमीन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, फॉस्फेट या अन्य एसिड का ग्रुप इसका ये ट्रांसफ़र कराता है। इसलिए इनके नाम के प्रीफिक्स में ट्रांस प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्रांस एल्डोलेज, ट्रांस कीटोलेज, ट्रांस फॉस्फेटेज, ट्रांस एसिटाइलेज इत्यादि। अब जब आप काइनेज एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, फ्रुक्टोकाइनेज इत्यादि नाम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि यह फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र कराता है, यानी यह ट्रांसफॉस्फेटेज प्रकार के एंजाइम होते हैं। तीसरा एंजाइम जिससे आप खूब परिचित हैं यह है डाइजेस्टिव एंजाइम का ग्रुप, जिसे हाइड्रोलेज कहा जाता है। यह पानी की मदद से बड़े जटिल मॉलिक्यूल को तोड़कर दो हिस्सों में बांट देता है, एक पर हाइड्रोजन दूसरे पर हाइड्रोक्सिल को जोड़ देता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, पायरोफॉस्फेटेज, एसिड और अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये सब हाइड्रोलेज प्रकार के एंजाइम हैं। चौथा ग्रुप है लाएज, जो या तो कहीं पर डबल बॉन्ड उत्पन्न कराता है या डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ता है, लेकिन इस प्रतिक्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन शामिल नहीं होता है। जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ फ्यूमरेज, साइट्रेट, सिंथेटेज, अब उसे सिंथेज कहा जाता है। सक्सिनेट सिंथेटेज, उसे भी अब सक्सिनेट सिंथेज कहा जाता है। एकोनिटेज, इनोलेज,
एल्डोलेज इत्यादि एंजाइम का नाम पढ़ेंगे। चौथा ग्रुप है आइसोमरेज। पांचवा ग्रुप, यह आइसोमरेज आइसोमेरिक चेंजेज में मददगार है। या तो ये ग्रुप बदल दें, या ग्रुप का पोजीशन बदल दें, या सीधे अनब्रांच स्ट्रक्चर को ब्रांच स्ट्रक्चर में बदल दें। तो इनके नाम में हमेशा आइसोमरेज शब्द जुटा हुआ मिलता है। डीएनए टोपो आइसोमरेज नाम का ग्रुप है, जिसमें हेलिकेज, गाइडेज ये एंजाइम है। जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहाँ म्यूटेज, और फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो डेसम्यूटेज नाम की चर्चा होगी। ये सब आइसोमरेज ग्रुप के हैं। और अंतिम या छठा एंजाइम है लाइगेज। यही वास्तव में सिंथेटेज है। जब यह प्रतिक्रिया करता है तो एटीपी या जीटीपी की मदद से एनर्जी लेता है और एक सिंपल कंपाउंड को मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बदलता है, जिसका एनर्जी लेवल हाई होता है। तो अगर एटीपी या जीटीपी का यूटिलाइजेशन ना हो रहा हो तो वह लाइगेज या सिंथेटेज नहीं कहलाएगा। डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, स्टार्च सिंथेटेज, सुक्रोज सिंथेटेज, अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज इत्यादि लाइगेज ग्रुप के एंजाइम हैं। ये 6 के 6 क्लासेज एकदम निर्धारित क्रम में लिखे जाते हैं। जब हम बोलेंगे क्लास 1 तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्लास 2 तो ट्रांसफरेज, क्लास 3 हाइड्रोलेज। आप इसका क्रम उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं। एकदम नंबर के साथ इस क्रम को याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, उसका कारण है एंजाइम नोमेनक्लेचर कोड का निर्धारण। इतने सारे एंजाइम्स के अगर केमिकल नेम लिखे जाए तो कोई कोई नाम पूरे एक सेंटेंस का तो कोई 2 सेंटेंस का भी हो सकता है, क्योंकि एंजाइम के नाम में उनके टाइप ऑफ रिएक्शन के अलावे कौन सा केमिकल रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा को एंजाइम काम कर रहा है, इन सभी का विवरण छिपा हुआ होता है। तो जब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम के नोमेनक्लेचर कोड को सजेस्ट किया या एंजाइम कमीशन बना, तो नंबर्स के थ्रू, डिजिट्स के थ्रू इन एंजाइम्स को 4 डिजिट से संबोधित किया गया। पहला डिजिट क्लासेज के लिए है जो 1 से लेकर 6 तक हुए। दूसरा डिजिट सब क्लास के लिए है जो ग्रुप या पोजीशन को डिनोट कर रहा है, कैटालाइटिक रिएक्शन में होने वाले, भाग लेने वाले ग्रुप या पोजीशन को डिनोट करता है। तीसरा सब क्लास है जो को एंजाइम या एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का नाम है। और चौथा डिजिट जो है वह सबस्ट्रेट जिस पर वह प्रतिक्रिया हो रही है उसका नाम है। तो इस आधार पर कुछ उदाहरण के रूप में देखिए, एंजाइम के लिस्ट में पहला नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इसका एंजाइम कोड हुआ 1111। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज 11149। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 1213। ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज 1219। 14 अल्फा ग्लूकान ब्रांचिंग एंजाइम 24118। ग्लूकोकाइनेज 2712। ट्रिप्सिन 34 214।
सेरीन डिहाइड्रेटेज 4 to 113, राइबोलोज फॉस्फेट 3 इपीमेरेज 5131, एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज 6 to 13। तो इस प्रकार एंजाइम्स को उनके नोमेनक्लेचर कोड के आधार पर पहचाना और लिखा जाता है। अब एंजाइम पर इतनी जानकारी के बाद अगले सेशन में हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एंजाइम के काम करने की वास्तविक क्रियाविधि का वर्णन करेंगे, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजर किया जाता है, उस पर इन्हिबिटर या कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर इत्यादि का प्रभाव देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।